Good evening everyone. I hope you all are in high spirits. In today's video I am going to discuss about the next topic of spectroscopy, that is photoelectron spectroscopy. फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके पास कूपमैन थ्योरम, फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर ओनली सिंपल मॉलिक्यूल्स और फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर कॉम्प्लेक्स एटम्स की है, सिंपल एटम्स की है, और फिर आपके पास मॉलिक्यूल्स की है, सिंपल मॉलिक्यूल्स की. देन ऑजर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन दीज टू टॉपिक्स. नेक्स्ट वीडियो पे हम ये दोनों कवर अप करेंगे. सबसे पहले हम कूपमैन थ्योरम को स्टडी करते हैं. दिस इज़ बेसिकली क्या है कि आप जिस शेल से, जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे वो आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, वो nth जहाँ से आप उससे भेजना चाहते हो. सिस्टम से बाहर निकालने का मतलब है आप उसे क्या कर रहे हो, इनफाइनाइट लेवल पे भेज रहे हो. क्लियर. जब आपका सिस्टम आपके जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिटल को छोड़ के एटम से बाहर निकल गया तो वो क्या हो गया, केस हमारे लिए ई इन्फिनिटी हो गया. तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि जिस ऑर्बिटल से, जैसे अब हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग शेल में रिवॉल्व करता है. ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल है, ये आपका एम शेल है. आपने अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप उतनी आयनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करोगे जितनी सफिशेंट हो इस और इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में भेजने के लिए ई इनफाइनाइट में. क्लियर. सिमिलर वे में कितनी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए उतनी कितनी जहाँ से इसे इनफाइनाइट लेवल पे भेजा जा सके. उसी तरह से के शेल के लिए बोल रहा है. तो आप क्या बोलोगे, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल इज़ नेगेटिव ऑफ द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी हम किससे बोलते हैं, जब आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए उसे आप बोलोगे, कूपमैन थ्योरम में हम उससे कंसीडर करेंगे. तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, जिस लेवल से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके कहाँ भेज रहे हो, इनफाइनाइट पे. तो डिफरेंस क्या आएगा, ई इन्फिनिटी माइनस ई एन, क्योंकि फाइनल लेवल ये है, इनिशियल लेवल यहाँ से वो चला होगा. तो आपका इनफाइनाइट पे जाके हमारा पास एनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वहाँ पे हम बेसिकली एनर्जी को ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं. तो आपके पास जो थ्योरम का बेस है वो क्या आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, nth लेवल की उस पर्टिकुलर एनर्जी के इक्वल होगी. कि अगर न्यूक्लियस ने उसे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बांधा हुआ है तो आपको वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट कि वो अपने सिस्टम को लीव कर सके. दिस थ्योरम इज़ ओनली अप्रॉक्सीमेशन बिकॉज ड्यूरिंग आयनाइजेशन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स रीएडजस्ट देयर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. हम इस थ्योरम को सिर्फ कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन सारी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपीज पे. तो आपके पास एग्ज़ाम में कूपमैन थ्योरम आपको बोला गया है, लेकिन जब आप थ्योरम तो एक या दो वर्ड्स की होगी, राइट. तो आप उस टॉपिक को एलेबोरेट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ दीज. यहाँ पर वो अप्लाई हो रही है तो आप उसकी एप्लीकेशन दे रहे हो बेसिकली कि इस थ्योरम की ये एप्लीकेशन है. जैसे हमने इनऑर्गेनिक में भी किया था कि कॉटन इफेक्ट तो 2-4 लाइन का सिर्फ थ्योरम थी, लेकिन हमने उस कॉटन इफेक्ट को अप्लाई कहाँ पे किया था, ऑप्टिकल रोटेटेड डिस्पर्शन में, CD में अप्लाई किया था. क्लियर. तो इस तरह से यहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम में कूपमैन थ्योरम पूछी गई है, आप उसे कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप उससे लेंथ इंक्रीज़ करोगे, ना कि थ्योरम को ढूंढते रहोगे. ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट से आपको इसकी अप्रॉक्सीमेशंस मिल जाएंगी कि हमने कौन कौन से पोस्टुलेट लिए हैं, या फिर एप्लीकेशन में तो यही तीनों आएंगे. तो इन तीनों में से ही एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा लेंथ के अकॉर्डिंग. क्लियर. यहाँ पे अब देखो, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कर रहे हैं सिंपल एटम्स के लिए. क्लियर. फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या चीज़, इट इज़ सॉरी इट इज़ एन एक्सीलेंट टेक्निक फॉर प्रॉबिंग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स. When an atom or molecule subjected to high energy radiation, photons in the radiation collide with and eject electron from the atoms leaving behind the ions. तो आप क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, आपको एटम्स का सरफेस दिया या मेटल प्लेट दी हुई है. यहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी एनर्जी क्या करोगे, इंसिडेंट करोगे.
आपने अपनी एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट की, लेकिन इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक वो इलेक्ट्रॉन इस बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो आपने एनर्जी सप्लाई की है वो बाइंडिंग एनर्जी जितनी या बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा नहीं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी से ही है कि हमें इलेक्ट्रॉन को मेटल, हमारा जो मेटल है वो एटम से बना होगा, एटम्स ने न्यूक्लियस की हेल्प से हमारे इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ होगा। तो उस एनर्जी को ओवरकम कर, आप जितनी एनर्जी का फोटोन आप अप्लाई कर रहे हो वो तब तक उस सिस्टम को छोड़ेगा नहीं, बाहर नहीं आएगा मेटल प्लेट से, जब तक आप उसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल या बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा की एनर्जी अप्लाई नहीं करोगे। क्लियर? तो वो इस लाइन में सिर्फ ये बोल रहा है। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अपार्ट विद डिफरेंट वेलोसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के होंगे, उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी, डिपेंड करेगा कि वो किस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं। जैसे हमें पता है कि हमारा जो एटम है वो वहाँ पे डिफरेंट शेल बने हुए हैं, KLM। ठीक, आपने सपोज एटम K शेल से निकाला है, L से निकाला है, M से निकाला है, N से निकाला है, आपने फोटोन इंसिडेंट किया तो इलेक्ट्रॉन N से बाहर आया। इलेक्ट्रॉन हो सकता है एनर्जी ज़्यादा हो, L वाले से भी बाहर आ जाए, हो सकता है K शेल से भी बाहर आ जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सारों की डिफरेंट होगी जितनी एनर्जी आप अप्लाई करोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी वी मस्ट कंसिडर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी ऑर्बिटल, हेंस यूज द टर्म बाइंडिंग एनर्जी। फोटोन विद पर्टिकुलर एनर्जी एच न्यू इज अराइविंग फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे आपको डायग्राम में बोल रहा है, वो डायग्राम में हम देखेंगे। इफ़ दिस एनर्जी इज ग्रेटर दैन द बाइंडिंग एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम एंड कैरी विद इट्स एक्सेस एनर्जी। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन, अगर आप फोटोन कह रहे हैं वो इंसिडेंट करोगे, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी से मैच करेगा तो ही इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर आएगा, मेटल प्लेट से बाहर आएगा। और अगर आपके बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो आपके लिए पास इक्वेशन क्या रहेगी? एच न्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जितने फोटोन की एनर्जी का आपने इंसिडेंट किया वो किस में कंज्यूम हो जाएगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो वन फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? फोटोन की काइनेटिक एनर्जी में से जब माइनस करोगे तो वो आपको मिल जाएगी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे देखो वो वही शो करने की कोशिश कर रहा है, आपने फोटोन इंसिडेंट किया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन अपनी आयनाइजेशन लिमिट से एक्सेस यानी कि nth लेवल तक जा रहा है, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। उसके बाद यहाँ से वो कितना दूर तक गया वो उसकी काइनेटिक एनर्जी। वो डिटेक्टर तक पहुँचा नहीं पहुँचा, रास्ते में ही रह गया, पर मेटल प्लेट से बाहर आ गया, वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी थी। उसके बाद वो कितना डिस्टेंस चलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने एनर्जी का फोटोन उस पर अप्लाई कर रहे हो। द इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड ईदर फ्रॉम द कोर और फ्रॉम द वैलेंस लेवल ऑफ द एटम्स। मैंने आपको बोला कि जितना एनर्जी का फोटोन आप अप्लाई करोगे उसमें टेंडेंसी है कि वो आपके लास्ट ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है और कोर से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी एनर्जी का फोटोन वहाँ पे कंसाइड करवा रहे हो। When ionization occurs, the kinetic energy required by the metered electron is not quantized. जब कह रहा है कि आपका सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रुक गए, उसके बाद सेम एनर्जी से वो डिटेक्टर की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी एनर्जी क्या होगी? हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी, हर एक की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। सो दैट्स वाई द लेवल्स आर नॉट क्वांटाइज्ड, so that any incident energy higher than ionization energy can be used for the excitation purpose. हमारे पास दो तरह की फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक होती है यूवी फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्या करते हो? जब आप अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो फ्रॉम द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल से रिमूव कर रहे हो, देन इट विल बी यूवी इलेक्ट्रॉन, UPES। और अगर आप इनर कोर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हो तो वो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। क्योंकि हमें पता है कोर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस चाहिए, तो एक्सरे की एनर्जी जो इंटेंसिटी है, जो पावर है वो ज़्यादा है।
तो कोर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आप एक्सरे को यूज़ करोगे। अगर आपने सिर्फ ऊपर वाले लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आप यूपीएस मतलब अल्ट्रा वायलेट सोर्स यूज़ करोगे। तो आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिपेंड कर गई सोर्स के ऊपर, जो आपका फोटोन होगा। अगर वो यूवी रीजन का है देन इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ यूपीईएस, और अगर वो एक्सरे रीजन का है देन इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सपीईएस। क्लियर? तो उसी तरह से वो आपको शो करने की कोशिश कर रहा है। द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैरिड आउट इन हाई वैक्यूम। So as electrons are chemically active, there are no known window materials for helium lamp source. लैम्प इज यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेपरेशन दी हुई है कि आप कैसा सी मीडियम रखोगे, तो ये आपके इतना इंटरेस्ट का नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जो ट्रांजिशंस हैं, अगर आपने उन्हें लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे। पहले ये शेल आप याद कर लो। N1 होगा तो K शेल बोलते हैं, 2 होगा तो L, 3 होगा तो M, 4 होगा तो N। ऑजर में आपको इसकी नोटेशन मिलेगी, अभी यहाँ पे शायद ना हो, तो तब के लिए आप इसे याद करो। नेक्स्ट है आपके पास जैसे डिफरेंट सिस्टम है, आपने एनर्जी ट्रांसफ़र किया, वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं 30 हाइड्रोजन के लिए, जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन रिमूव के लिए 13.6 चाहिए, लिथियम को रिमूव करने के लिए हमें आउटर से करना है तो 5.4, इनर से करना है तो 58.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना सिंबल डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे वही वो बता रहा है कि जैसे हमारे पास s ऑर्बिटल 1s की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, तो वहाँ पे जो आपके पास ट्रांजिशन होगी वो k शेल से एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है। 2 अभी जो हमारा 2 ऑर्बिटल है, n की वैल्यू जब 2 होती है तो वहाँ पे 2s भी है और 2p भी है। फर्दर जो आपका 2p है वहाँ पे l और s वैल्यूज़ की डिफरेंस की वजह से j वैल्यूज़ अलग हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं j वैल्यूज़। आप l की वैल्यू अलग भरोगे s की वैल्यू, तो आपके पास डिफरेंट j वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो वहाँ पर हम जो ज़्यादा ट्रांजिशन ऑब्जर्व करते हैं 2p 1/2 और 2p 3/2 पे ऑब्जर्व करते हैं, तो उन ट्रांजिशन का नाम आप कैसे रखोगे, L1, L2, L3। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपको ट्रांजिशन s से l से हुई तो आप बोलोगे वहाँ पे L1 से हुई है। तो अगर 2p 1/2 से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो L2 हो गया, अगर 2p 3/2 ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो आपके पास L3 हो गई, और अगर 1s से गया तो K शेल। तो ये नोटेशन है जो हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे प्लेट जो सिस्टम लिया हुआ है, आपने हेमिस्फेरिकल प्लेट्स हैं जहाँ पर आप अपना मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपने अपने सैंपल पर लाइट को इंसिडेंट किया, यहाँ पे आपने स्लिट में होल दिया, ऑरिफिस दिया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम चलना शुरू हुई, आपने अंडर द मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उस वे में डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर लगाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। ये आपने सिर्फ ड्रॉ करनी है, कोई एक्सप्लेन नहीं करना। यहाँ पे सिर्फ आप स्पेक्ट्रा को ध्यान से देखो। स्पेक्ट्रा में आपके पास 2 तरह का स्पेक्ट्रा है आर्गन के केस में। आर्गन में हमें पता है 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 3s2, 3p6 है, तो हमने ये शो कर दिया। हमारे पास जो ट्रांजिशन होगी, अगर लाइट फोटोन 2p पे गया तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इलेक्ट्रॉन 2p 1/2 से बाहर आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन 2p 3/2 ऑर्बिटल से बाहर आएगा। ठीक, क्योंकि j की वैल्यू का फ़र्क की वजह से यहाँ पे हमारे j की वैल्यू सपोज करो अलग है, तो यहाँ पे 2 लेवल्स क्रिएट हो गए, एक 2p 1/2 हो गया और एक 2p 3/2 हो गया। तो उसी तरह से ये 2 केसेस हो गए, इस वजह से हमें 2 पीक्स मिली हैं। क्लियर? अगर आपका इलेक्ट्रॉन 3s से बाहर आया तो वहाँ पे तो सिर्फ s ऑर्बिटल का तो एक ही k शेल है, तो उसके लिए आपको एक ही पीक क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। हमने आर्गन का केस कंसिडर किया है। आर्गन में आपके पास 2 ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, या तो आप p से रिमूव कर, 2 पॉसिबल है, पॉसिबल ज़्यादा है, लेकिन जो स्पेक्ट्रा है उसने सिर्फ 2 का ही लिया है, 3s का 2p का। क्लियर? अब वो वैसे तो उसने बोला है कि आप इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से रिमूव कर सकते हो, 2s से भी कर सकते हो, 3p से भी कर सकते हो, 3s से भी कर सकते हो, लेकिन स्पेक्ट्रा के लिए जो पोर्शन उसने सिलेक्ट किया है वो यही किया है, सो दैट कि वो आपको बता पाए कि 2p आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1/2 में और 3/2 में। तो अगर वहाँ से 2 ट्रांजिशन होगी तो पीक्स भी 2 ही ऑब्जर्व होगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपने इसे शो करना है सिर्फ यहाँ तक। ये थी आपकी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपल एटम के लिए।
मॉलिक्यूल के लिए, और ऑजर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।